हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पेपर था और आई होप आप सभी अभ्यर्थियों के जो एग्ज़ाम पेपर हैं वह अच्छा गया होगा। और देखिए, पेपर के लेवल के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस बार का जो GS1 था वो जो आपका यूके पीएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप कहेंगे मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए थी। साथ ही जो करंट अफेयर्स थे वो भी थोड़ा सा डीप पूछे गए थे। मतलब ओवरऑल अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो अच्छा पेपर था आपका, मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में आप इस पेपर को रख सकते हैं। बाकी सीसेट आपका इस बार का बहुत इजी था। पिछली बार जैसे कि सीसेट बहुत टफ बना था, इस बार सीसेट इजी था, इजीली क्वालिफाई सीसेट हो सकता है। लेकिन GS1 जो था इस बार का, यानी कि जो आपका प्रीलिम्स का जीएस वाला पेपर था, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स जब आयोग बताएगा तभी हम मान सकते हैं कि इसका आंसर यह होगा। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाले हैं, सुमिलित करो वाले हैं। और आयोग के आंसर की जब भी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि क्या क्या फिर आपके सही हो सकते हैं। अभी दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों के लिए आप ये कह सकते हैं कि आंसर की बनाई जा रही है, जो कि मुझे जो आंसर्स लगते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के आंसर आपको गलत लग जाएं, या आपको कोई भी प्रश्न अगर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं। ये जो आंसर की है बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है अभी तक, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि 95% जो आपकी ये आंसर की है बिल्कुल आपकी मैच करेगी आयोग की आंसर की के साथ में। हालांकि 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आयोग उनमें क्या आंसर देगा अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा जो आंसर की बनाई गई है इसको आप थोड़ा सा अपने आंसर की मैच करने के साथ में अपना स्कोर के लिए आप इसे देख सकते हैं। और कोई भी प्रश्न अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आंसर गलत बताया गया है तो उसे या तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दिया जाएगा, या फिर आप लोग कमेंट के माध्यम से भी उसे सूचित कर सकते हैं। और देखिए, पेपर का लेवल दोस्तों हम बात करें, मैंने आपको बताया मॉडरेट टू हार्ड था, तो जो कट ऑफ है वह पिछले बार के आसपास के रहने का ही अनुमान है। यानी कि 87 ±3 का अभी तक एवरेज देखा जा सकता है। क्योंकि पेपर का लेवल दोस्तों अच्छा था। अगर अभ्यर्थियों ने ज़्यादा अटैम्प्ट्स लिए हैं, रिस्क लिया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग होने का भी यहाँ पर सवाल बनता है। तो 87 ±3 जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कोर हो सकता है। 90 ±3 आप इसको कह सकते हैं। यानी कि पिछली बार की जो कट ऑफ गई हुई थी उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, हम इसकी आंसर की के बारे में बात करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेड आंसर की है, जो आपकी आयोग की हो सकती है। अगर आपको कोई भी प्रश्न गलत लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसे हमारे द्वारा संशोधित कर दिया जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न था दोस्तों, ये सेट ए है आपका, जो भी सेट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे मैच कर सकते हैं। एक साइड आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए थे, दूसरे साइड राज्य दिए गए थे, आपको इसे सम्मिलित करना था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ था, उड़ीसा में है। इंद्रावती था आपका छत्तीसगढ़ में, कान्हा मध्य प्रदेश में, और जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान था वो है कर्नाटक में। अगला प्रश्न था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था। तो जामनगर दोस्तों पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है। तो जो नवासिवा बंदरगाह है या पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है। चौथा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। पांचवा क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो सियाचिन हिमनद है। कौन सा वृक्ष देव सदाबहार वन का के प्रकार का नहीं है। तो साल का वृक्ष जो है वह सदाबहार वन के प्रकार का नहीं है। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। तो यूएसए का जो रेलवे नेटवर्क घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। अगला आठवां प्रश्न था कि झीलों को उनकी साइज के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर होगा सुपीरियर, विक्टोरिया, मिशिगन और चिल्का। नवा प्रश्न था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित होता है। तो कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित होता है। 10वां प्रश्न था, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो वरुण जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। 11वां प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण AMW जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में AMW जलवायु पाई जाती है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था। तो WG रोसेन के द्वारा बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है। तो आम्र बौछार, या जो आम्र बौछार स्थानीय पवन है, यह मानसून ऋतु के दौरान पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है।
अगला हमारा 14वां प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। तो पहला दोस्तों आपका सही हो जाएगा और दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को ना देकर के वन विभाग या अन्य विभागों को दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उधम सिंह नगर जनपद में दोस्तों सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालयी क्षेत्र। अगला 17वां प्रश्न था कि उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, यह भी सही था। और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन आपका प्रभावित हुआ है, यह भी आपका सही था। 1 और 2 दोनों ही आंसर हैं। आप देखिए दोस्तों, जो ऐसे प्रश्न हैं कथन और कारण वाले, इसमें आयोग क्या आंसर देगा अभी हम फाइनली नहीं बोल सकते हैं कि आयोग ने किस प्रक्षेप में क्वेश्चन पूछा है और किस हिसाब से वो उसका आंसर दे रहा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड आंसर की है। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लगे कि इसका आंसर ये नहीं तो ये हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो गौचर हवाई अड्डा दोस्तों रुद्रप्रयाग में ना होकर चमोली में स्थित है। 19वां प्रश्न था सूचीबद्ध तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन था, आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है वह पिथौरागढ़ में, बिंसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी में, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका नैनीताल में है। अगला प्रश्न है 20वां की कथनों पर विचार करके सही उत्तर का आपको चयन करना था। कथन 1 है उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है वन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं, सही है। दूसरा है दोस्तों वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरित कृषि करते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन दूसरा यहाँ पर दोस्तों गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बार ये पढ़ते हैं कि वन रावत जो जनजाति है वह मुख्यतः काष्ठ कला में निपुण मानी जाती है, कृषि हेतु उपयुक्त, मतलब कृषि हेतु ज़्यादा इन्हें प्रसिद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन झूमिंग कृषि के करने के इनके प्रमाण मिलते हैं। तो दूसरे कथन के बारे में देखने वाली बात होगी कि आयोग क्या आंसर देता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका सही सुमेलित नहीं होगा, 1989 नहीं है। ठीक है, बाकी सुमेलित हैं। अगला है 2 कथन दिए गए हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, देखिए अभी कथन 1 है कि उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है और कारण है धरातली बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं। तो ए और आर दोनों सही होगा और आर ए का क्या होगा, सही स्पष्टीकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम यमुना, भिलंगना, अलकनंदा, गौरी गंगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर दिशा में सही क्रम तराई, शिवालिक, लघु हिमालय और महाहिमालय, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के जनपद समूहों को आपको लगाना है। तो अगर हम अवरोही क्रम में या घटते क्रम में बात करें तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर वैसे तो सभी सही है, क्योंकि डोलोमाइट देहरादून और पिथौरागढ़ में पाया जाता है, सोप स्टोन चमोली बागेश्वर में पाया जाता है, ग्रेफाइट अल्मोड़ा नैनीताल में पाया जाता है, सिलिका सैंड आपका पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से जो प्रश्न पूछा गया अधिकतम मात्रा के आधार पर पूछा गया होगा, तो सिलिका सैंड की अधिकतम मात्रा पौड़ी गढ़वाल में, मतलब पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है लेकिन अधिकतम मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसलिए आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें दोस्तों गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वह केंद्रीय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेवा का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कालक्रमानिक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, पंजाब, असम, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला हमारा प्रश्न था 30वां कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 31वां प्रश्न है अनुच्छेद 66 के अनुसार कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में हिस्सा लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। 32वां प्रश्न है कि अप्रैल 2025 तक भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों या आयोगों का पक्षकार नहीं था? ठीक है, तो किसका नहीं था? व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन का पक्षकार नहीं था। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई थी? वियतनाम में संपन्न हुई थी। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है दोस्तों? तो समान अवसरों का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, केवल एक आपका आंसर हो जाएगा। किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है। पहला दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम के तहत राज्यसभा का सभापति सम्मिलित नहीं होता है। जबकि और दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगह के लोक सेवकों पर लागू ना होकर के सिर्फ भीतर के लोक सेवकों पर लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका न तो 1 नहीं 2 सही होगा। अगला प्रश्न है 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान
प्रतिशत संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वैश्विक व्यापार का 11% आसियान का योगदान है। अगला 39वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया है? तो एम.एल. सचदेव बनाम भारतीय संघवाद में ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल के दशकों में भारत के निरस्त्रीकरण नीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो भारत एफएमसीटी पर सीडी में वार्ता का समर्थन नहीं करता है, यह गलत होगा क्योंकि ये इसका समर्थन करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आयोग ही इसका क्लियर आंसर बता पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो ये सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है, ये भी सही होगा। और भाग 4 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो सिर्फ 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। बाकी 91वें संविधान संशोधन वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे क्या किया गया था? मूल अधिकार बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। 2015 को हुई थी। भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री होते हैं, केवल 2 सही होगा दोस्तों कि इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल के आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% दिया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग। अगला है, उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियाँ गाँव में भ्रमण करेंगी और इसके पीछे यह विचार है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुँचाया जा सके। तो इसका 1 और 2 दोनों ही दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो महान्यायवादी को आपका संसद में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है 46वां कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को किया गया था, बिल्कुल ठीक है। और इसका उद्देश्य शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना है, तो 1 और 2 दोनों ही सही होने चाहिए। अगला है, उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन 1 से अधिक बार किया गया है। तो ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि 1 से अधिक बार का यहाँ पर क्या मतलब था, लेकिन अगर अध्यक्ष और प्रोटेम अध्यक्ष दोनों के बारे में बात किया जाए तो हरवंश कपूर इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बार अध्यक्ष, एक बार प्रोटेम अध्यक्ष, इस टाइप से इनका फैक्ट था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है? तो पंचायत द्वारा दोस्तों स्वास्थ्य रजिस्टर नहीं रखा जाता है, जबकि परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर, अनुदान रजिस्टर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपसे पूछा गया था, तो केवल 4 आपका दोस्तों सुमेलित होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गारेट डलवा थी, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा आपका गलत हो जाएंगे। अगला है कि किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? तो 1967 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, ये पूछा गया था। तो 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ऑप्शन कितने क्लोज हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेपर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छा पेपर था। कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ मेरे हिसाब से कम ही रहेगी क्योंकि गलतियाँ मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने की थी, ठीक है, और की होंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन सरल थे वो सभी को आ रहे होंगे और जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी थे उसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ रहा था, और अगर किसी ने रिस्क लिया होगा तो वहाँ पर गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि फेमा जो है वह 1 जून 2000 से प्रभाव में आया था, बिल्कुल सही है। फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, तो ये विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए है, इसलिए एक सही है जबकि दूसरा गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित होता है, ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोनों 1 और 2 सही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रारंभिक GEF स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी। UNDP, UNEP, विश्व बैंक GEF परियोजनाओं को लागू करने में प्रारंभिक भागीदार थे और भारत GEF का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए, उपरोक्त सभी कथन, ठीक है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट लगता है कि इसका क्वेश्चन ये गलत है, ये सही होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हैं, आपके विचार आमंत्रित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अबू धाबी में किया गया था। अगला किस राज्य या किन राज्यों का SDG इंडेक्स में सबसे अधिक स्कोर था? तो केरल और उत्तराखंड का था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों का हिस्सेदारी का बड़े से छोटे के क्रम में सही अवरोही क्रम क्या है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, 2, 1, 4, 3, ठीक है। बाकी आप लोग भी इसको आंसर देख लीजिएगा। अगला है, गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था।
नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? उड़ीसा राज्य यहाँ पर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में क्या है, शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है कि निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 1 4 3 2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर के निर्धारण के आयाम में नहीं है? तो स्कूली शिक्षा के वर्ष जो है वह जीवन स्तर के निर्धारण के आयाम में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करें जहां पार्टियों के सम्मेलन आयोजित हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों कि COP27 शर्म एल शेख में हुआ था, COP28 दुबई में हुआ था, COP29 आपका वाकू में हुआ था और COP30 आपका कहाँ हुआ था, बेले में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का जड़ी बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोपेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार 4 धाम सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? 10 करोड़ रुपए की। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसमें से कौन सा सही है पूछा गया था? तो 1 3 4 दोस्तों आपके सही है। रुद्रप्रयाग जिले का जनसंख्या सबसे कम है, लिंगानुपात 963 है, जनसंख्या घनत्व 189 है। ठीक है, नैनीताल का जनसंख्या में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी दोस्तों कितनी, 6.61%। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स इकाई स्थित है? तो रानीबाग में। शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो देवभूमि ब्रांड के नाम से। और ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले 5 से 6 एग्जामों में बैक टू बैक यूकेपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, हिमाद्री ब्रांड वाला। अगला प्रश्न है कि छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कुल प्राप्त स्कोर कितना था? तो ये था 44.25। ठीक है, और दोस्तों देखिए जो फैक्चुअली क्वेश्चन है वो भी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं या फिर पूरे कॉन्सेप्चुअली पूछे गए। तो अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आंकड़े याद रखने हैं, कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज होते हैं। अगला है कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है? तो 79 है। नैंड गेट की बुलियन व्यंजक क्या है? तो A.B का बार। ठीक है, ये है। अगला है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का तात्पर्य क्या है दोस्तों? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है? पास का तात्पर्य है। एक आदर्श दंड पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है दोस्तों? ये होता है अनंत। कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों क्या है? समावेशी विकास पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। रैखिक प्रसार गुणांक की विमा K-1 होती है, यह गलत हो जाएगा, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। जबकि आयतन प्रसार गुणांक की विमा K⁻1 होती है। तो 2 सही है, 1 गलत। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद आने का कारण क्या है दोस्तों? ये लैक्टिक अम्ल है खट्टा स्वाद आने का कारण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है? D2O का दोस्तों प्रयोग होता है, भारी जल का। ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का कारण क्या है दोस्तों? यह है अम्ल वर्षा। वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता किसमें मापी जाती है दोस्तों? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। हरे पौधों में खाद के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर दोस्तों प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 84वां क्वेश्चन है कि ऐसी पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है, क्या कहलाती है? यह सहभोजिता कहलाती है। अगला 85वां क्वेश्चन है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल है, इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और नीली भेड़ सम्मिलित होती है। तो 1 और 2 दोनों ही आंसर इसका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जैव आवर्धन कर्मिक पोषण और सांद्रता का निर्माण करते हैं। स्थिर वैद्युत जो अवक्षेपण होता है यह कणिका तत्व होते हैं। स्थल भराव ठोस अपशिष्टों के कारण होता है और समताप मंडल से क्या होता है? ओजोन का निर्माण होता है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, बिल्कुल सही है। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, नहीं दोस्तों, हवा का अपवर्तनांक पानी से कम होता है। इसलिए कथन 1 आपका सही हो जाएगा, कथन दूसरा गलत हो जाएगा। ए आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्यी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक क्या कहलाते हैं? तो ये कैंसरजन कारण कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा युग्म इसमें सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए निषेचन युग्मक सही है, भ्रूणकोश माता युग्मोद्भिद सही है, त्रिक संयोजन द्विनिषेचन सही है। ठीक है, तो प्रांकुर मूलाग्र होना चाहिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या? वर्ग, गण, कुल, जाति, कुल, वंश और जाति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था दोस्तों? तो वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, किसका? वक्फ संशोधन विधेयक का। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो जीवंत गांव कार्यक्रम, यानी कि जो आपका वाइब्रेंट विलेज
योजना थी उसको दोबारा से मंजूरी दी थी। अगला है पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों क्या था, अप्रैल 2025 में मनाया गया था जो, तो पूरे भारत में पोषण में सुधार करना और खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण में सुधार करना इसका क्या था, प्राथमिक उद्देश्य था। अगला प्रश्न है इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया और हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम क्या था, तो वो था क्या, POEM-4, ठीक है, POEM-4। अगला है मार्च 2025 में उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की थी, 26 क्षेत्रीय बैंकों के विलय की घोषणा करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है 97वां की विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रचार प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है, तो कल्याण और विकास योजनाओं के क्षेत्र में सूचना का प्रचार प्रसार करना को पहुंच बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन जैव विविधता क्षति का कारण है, तो आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतुओं और पादपों के विलुप्तीकरण का एक मुख्य कारण है, बिल्कुल दोस्तों सही है। मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन किया जाता है, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो एक और दो आपके दोनों ही सही आंसर होंगे, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी, तो थी पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, उसके ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंजर पुरस्कार जीता था, तो जैस्मिन याल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है, तो ये सभी देश दोस्तों भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया क्या है, ब्रिक्स के सदस्य हैं। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की है, तो $500 मिलियन। डिजी लॉकर का क्या उद्देश्य है, तो व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है, तो क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिकता संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर CRISPR होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत होना चाहिए कि यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेमीकंडक्टर मिशन का पूरक है, नैनो मिशन का भी पूरक है और क्वांटम मिशन के अनुसंधान में भी सहयोग करता है, इसलिए बी आंसर आपका होना चाहिए गलत, ठीक है। अगला है उत्तराखंड सेना और भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार के द्वारा आयोजित सूर्य देव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें सेना और नागरिकों के लिए 150 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी सही है। 37 किलोमीटर की घैल ट्रेन रन शामिल थी, ये भी सही है। 8 किलोमीटर की ट्रैक दौड़ शामिल थी, ये भी सही है, ठीक है। इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, यह गलत हो जाएगा। ये 110 किलोमीटर के आसपास में साइकिलिंग शामिल थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था, तो होप क्या था, पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य के लिए किसे 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो राधा बहन भट्ट को मिला था। अगला है कि उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो शीतजल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी ना होकर भीमताल दोस्तों होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों, प्रदर्शनियों और एक्सपो के बारे में कौन सा कथन गलत सुमेलित है, तो इंडो हिमालयन एक्सपो दोस्तों गलत सुमेलित है, यह देहरादून में नहीं हरिद्वार में इसका आयोजन हुआ था 2025 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत किसकी ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है, तो 2036 की ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है, तो हिमालय के बर्फ पुस्तक पुष्पेश पंत जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। सिलक्यारा सुरंग कितने किलोमीटर में फैली है, काफ़ी चर्चाओं में भी रही थी दोस्तों ये, तो 4.531 किलोमीटर में फैली हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान इसमें है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, तो फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ए और डी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीब्रोथा कहा गया दोस्तों, तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होना चाहिए, 1 और 2 दोनों। अगला 120वां क्वेश्चन है सूचीबद्ध तथा सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना था, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि रामचरित जो पुस्तक है वो संध्यारकन नंदी के द्वारा लिखी गई थी, और जो नव साहस सांकचरित पुस्तक है ये पद्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी।
कुमार पालचरित जो पुस्तक है ये हेमचंद्र के द्वारा रचित थी, और विक्रमांक देवचरित जो पुस्तक है वह किसके द्वारा, बिल्हण के द्वारा रचित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। कौन सी पुस्तक आमिर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं, तो खजाइन उल फतूह, नूह सिब्दार, मिफ्ताह उल फतूह और किरान उत सादेन, ये सभी पुस्तकें दोस्तों क्या हैं, आपकी आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि में सुधार के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद तुगलक ने करी थी। चिराग दिल्ली के नाम से कौन जाना जाता है, नासिरुद्दीन महमूद जाना जाता है। ठीक है, तो घटनाओं के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध पहले हुआ था, फिर आपका किसका, खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर आपका घाघरा का युद्ध। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे, बसावन, मनोहर, बिशुदास और मंसूर, ये सभी क्या थे, जहांगीर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, बिल्कुल सही है। लाल लाजपत राय इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ये आपका सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1931 में की गई थी, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। सिर्फ एक और दो, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर होना चाहिए। कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल की दो शाखाओं में विभाजित है, यजुर्वेद दोस्तों दो शाखाओं में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित हैं, तो कैम्बेल आयोग, लयाल आयोग और स्ट्रेची आयोग, 1, 2, 3 आपका आंसर होना चाहिए। हंटर आयोग शिक्षा के संबंध में था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। द इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है, तो डब्ल्यू हंटर द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो प्रार्थना समाज के द्वारा बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किया गया था। शिक्षा में सार्जेंट योजना का प्रारंभ की गई थी, 1944 में शिक्षा की सार्जेंट योजना को प्रारंभ किया गया था। 134वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको और सही उत्तर का चयन करना है। गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा नाम से पुकारा जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे। 135वां क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, बिल्कुल सही है। और सभी को संयुक्त रूप से चाराल कहा जाता है, 1 और 2 दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। औपनिवेशिक कालों में उत्तराखंड में कमीण के क्या कर्तव्य थे, तो निर्धारित गांवों से राजस्व एकत्रित करना क्या था, कमीण का कर्तव्य था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सैयद अहमद खान के द्वारा कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट लिखी गई थी, ये आपका सही है। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। अब दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल 1857 में फांसी थी, दूसरा आपका गलत है। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। ठीक है, बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आयोग देगा, आयोग तो ऑप्शन नंबर डी देगा, लेकिन बी भी इसमें गलत है। और अब लेकिन मंगल पांडे वाला ऑप्शन देखिए, 2 तो सभी ऑप्शनों में सही माना गया है, 2 और सभी ऑप्शनों में भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आयोग के द्वारा इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेल द्वारा 1833 में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी, तो अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तारादत्त गैरोला जी ने करी थी। चीनी यात्री वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है, ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित करी थी, तो स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने स्थापित करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1918 में किस स्थान पर बद्रीनाथ पांडे ने महात्मा गांधी जी से भेंट की थी और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया था, तो कलकत्ता में भेंट की थी और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया था। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो मसूरी कांड दोस्तों सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि ये 3 सितंबर 1994 को ना होकर के 2 सितंबर 1994 को हुआ था, बाकी सही आपके सुमेलित थे। अगला क्वेश्चन है कि टेरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह के कार्यकाल में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुआं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था, ये भी आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु रामराय देव को अपने दरबार में आमंत्रित किया था, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण के लिए स्वागत किया था, ये भी सही है। 4 गांव छायावाला, भोजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला इन्हें भेंट गए थे, ये आपका गलत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपके इसमें क्या होंगे, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1814 में अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो मेजर जनरल गिलेप्सी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 148वां कि वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोने का अग्रणी उत्पादक है, तो चीन दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित होती है, तो अवसादी चट्टान होती है यहाँ पे, तो सिंपीडित अवसाद इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 में श्यामदास और हरदास आए थे और इन्हें इस दरबार में तस्वीरदार का
पद दिया गया था। तो इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही आंसर होने चाहिए। तो ये था दोस्तों आपका पूरा एग्जाम पेपर 150 क्वेश्चंस। तो एग्जाम का लेवल आप देख सकते हैं, पेपर अच्छा था दोस्तों। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सही भी थे, कुछ क्वेश्चन आपके बहुत टफ थे और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं, मतलब आपके फैक्ट्स को चेक करते हैं। आपका कॉन्सेप्चुअली भी पेपर था, फैक्चुअली भी था और करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं कि सिंपल करंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछे गए हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के बनाए गए थे, जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है खासकर वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का बनाया गया था। तो एग्जाम का लेवल मेरे हिसाब से ओवरऑल दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, आपका स्कोर दोस्तों कितना हो रहा है और आपके अनुसार इसकी जो कट ऑफ है वह कितनी जा सकती है। देखिए ये वीडियो मैंने जल्दी इसलिए आपको बताया क्योंकि हमको सिर्फ आंसर की के बारे में बात करनी थी और वो भी एक्सपेक्टेड आंसर की कि क्या आंसर इसके हो सकते हैं, उनके बारे में ही हमें बात करना था। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। उस एप्लीकेशन में आपको उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट, डिटेल कोर्सेज आदि अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपको अवेलेबल हो जाती है। और जिन भी स्टूडेंट्स के द्वारा ये जो अपर पीसीएस की हमारी टेस्ट सीरीज ली गई थी तो उनको मैं मानता हूँ कि निश्चित ही फायदा हुआ होगा, क्योंकि हमने इसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी कराई हुई थी। लगभग हमने सभी जो प्रैक्टिस सेट थे इसी पैटर्न पर, सेम इसी पैटर्न पर आप लोगों को करवाए हुए थे, जिससे आपको ये पेपर ज़्यादा हार्ड ना लगे। बाकी सीसेट के बारे में बात करें अगर तो दोस्तों सीसेट तो आपका मॉडरेट टू इजी लेवल का था। मेरे हिसाब से लगभग सभी स्टूडेंट्स का सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा इस बार। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि सीसेट में बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट खराब हुआ था, लेकिन इस बार जो सीसेट था पिछले बार के कंपेरिजन में बहुत ईजी लेवल का पूछा गया था और आसानी से स्टूडेंट्स ने उनको क्या किया है, अटैम्प्ट्स भी कर लिया है। बाकी आप लोगों का पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती होती है दोस्तों तो आप उसके बारे में जरूर सूचित कीजिएगा और बाकी कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और बाकी जो आंसर्स बाद में मुझे लगेगा कि करेक्ट कर देने चाहिए उन्हें मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों पिनअप कर दूंगा, आप वहाँ से उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।